हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। अब हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। कल हमने 56 तक डिस्कशन किए थे, आज 57 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन। ये बोल रहा है कि कौन सी प्रोसेसेस है। हमने ग्लाइकोलिसिस देखा, ठीक है ना। सेल के अंदर आपको इस तरीके से सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस दिखेगा। फिर हम ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, दैट विल कन्वर्टेड टू द एसिटिल कोएंजाइम ए, ये भी हमने देखा। एंड एसिटिल कोएंजाइम ए जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ये क्या करेगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड्स के साथ मिलके वो क्रेब साइकिल कंटिन्यू होता है। ग्लाइकोलाइसिस से जो एनएडीएच निकल रहा है, एसिटिल को एंजाइम कन्वर्ट होने के टाइम पे, यानी कि लिंक रिएक्शंस में जो भी एनएडीएच निकल रहा है, एंड आपकी क्रेब साइकिल के अंदर जितने भी एनएडीएच एंड एफएडीएच निकल रहा है, दैट विल अंडरगोज टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के वक्त H+ आयन जो है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा होते हैं, दैट विल फॉर्म, जब भी एंट्री होंगे दैट विल फॉर्म्स द एटीपी, तो एटीपी बनेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कहाँ डायरेक्टली ऑक्सीजन की यूज होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ग्लाइकोलिसिस जो होता है, दिस इज अ कॉमन पाथवे होता है, बोथ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी होता है, मतलब कि एरोबिक एंड एनारोबिक होता है। बात रही लिंक रिएक्शन एंड आपकी क्रेब साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लिंक रिएक्शंस में हमने देखा कि डायरेक्टली डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, पायरुवेट से जब एसिटिल कोएंजाइम बन रहा है डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे आपको ऑक्सीजन यूज होते हुए नज़र नहीं आएगा, लाइक दैट क्रेब साइकिल कहीं भी स्टेप में आपको ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो फाइनल इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्टर होता है, दैट इज़ द है ना O2, मतलब ऑक्सीजन होता है, जो कि अल्टीमेटली H+ आयन के साथ मिलने के बाद आपको वाटर प्रोडक्शंस करेगा। समझ रहे हो ना। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है, वहीं पे हमको ऑक्सीजन की यूज देखने को मिलेगा। तो हम ऐसे तो बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशंस, लेकिन जो आखिरी स्टेप्स होता है जब एनएडीएच एंड एफएडीएच से एटीपी बन रहा होगा, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन की यूज होता है, बाकी यार कहीं पे भी ऑक्सीजन की यूज नहीं होता है। फिर हम देखेंगे व्हिच इंटरमीडिएट कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। कौन सी ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होता है जो कि अमीनो एसिड्स की बायोसिंथेसिस करवाता है। हमने क्रेब साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट देखे थे, ठीक है ना, मतलब कि एसिटिल कोएंजाइम आपकी किसके साथ, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ मिलके साइट्रिक एसिड, फिर आइसोसाइट्रेट, ठीक है ना। अल्फा कीटोग्लूटारेट हमने देखा कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट आप देख रहे हो, ठीक है ना, अमीनो एसिड्स जैसे कि आस्पार्टेट, ठीक है, कौन सी अमीनो एसिड्स बनता है, याद रखिए, आस्पार्टेट, ग्लूटामेट, ठीक है, ग्लूटामेट जो एसिड के अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड डीअमीनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक अमीनो एसिड्स जैसे कि ऑक्सालोएसिटेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट एंटर इनटू द क्रेब साइकिल। तो वही डीअमीनेशन करवाने के लिए हमने पढ़े थे ना, डीअमीनेशन प्रोसेस होता है अमीनो एसिड्स की, ठीक है ना। तो जो अल्फा कीटोग्लूटारेट होता है वो डीअमीनेशन की वजह से होता है, मतलब कि हमको अमीनो एसिड्स की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे कुछ इस तरीके से रहेगा, एक अमीन ग्रुप रहेगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे है। तो डीअमीनेशन प्रोसेस में हमको पहले क्या करनी है, ये जो है ना अमीन ग्रुप को रिमूव करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अमीनो एसिड्स के ऊपर इसको हम ट्रांसफ़र करनी है, जो हमने ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशंस देखा था, नॉन ऑक्सीडेटिव हमने देखा था, ठीक है। तो ये अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वही एंट्री हो जाता है क्रेब साइकिल में, दैट अल्टीमेटली फॉर्म द आस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट लाइक एसिडिक अमीनो एसिड्स बनाता है। तो याद रखिए, कहाँ गया, हाँ, which इंटरमीडिएट कंपाउंड इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स, वो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड्स। तो कौन सी अमीनो एसिड बनाता है, आस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट बनाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन दे रखा है कि एफएडी इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो एफएडी जो रहता है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के हिसाब से काम करता है कहाँ पे, ठीक है। अच्छा, तो हमने यदि क्रेब साइकिल आपको पता होगा, जब एफएडी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अल्फा कीटोग्लूटारेट टू सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल एसिड से फ्यूमारिक एसिड्स, तो कहाँ बन रहा था एफएडी,
ठीक है, सक्सिनिल एसिड से फ्यूमारिक एसिड्स के टाइम पे आपका एफएडी बन रहा था। ठीक है, फ्यूमारिक एसिड से मालिक एसिड्स, यहाँ पे हमने देखा था कि 2 प्लेस में एनएडीएस बन रहा है, एक ही प्लेस में एफएडीएस बन रहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करेंगे सक्सिनिक एसिड से फ्यूमारिक एसिड जब बन रहा था उस टाइम पे एफएडी निकल रहा था। ठीक है, अच्छा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट इन द क्रेब्स साइकिल इज ड्यू टू, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन है क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन होने की मतलब होता है कि हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगा। ठीक है ना, यहाँ पर तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनने से पहला वाला स्टेप्स, उसके बाद वाला स्टेप्स होता है, वहीं पे होता है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट, एक कंपाउंड से जब इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है वो कंपाउंड खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है जिससे नेगेटिविटी चला गया, मतलब कि वो रिड्यूस स्टेज में था, वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, ठीक है ना, H+ आयन जो है वो रिमूव होने की वजह से हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट टू फ्यूमारेट इन द क्रेब्स साइकिल, कोई भी कंपाउंड से H+ आयन को, है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनने के टाइम पे जो एफएडीएस है, तो हाइड्रोजन आयन यहाँ से रिमूव होने की वजह से ये चीज़ें होता है। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऐसा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइटोक्रोम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, कौन सी साइटोक्रोम ए है ना, B6 B3 ये हमने पढ़े थे। तो कौन सी ऐसा साइटोक्रोम है जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, तो आपकी क्या रहेगा, साइटोक्रोम A3, याद रखिए A3 जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद वो वाटर को कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, an electron transport chain in terminal oxidation of cytochrome which donate electron to ऑक्सीजन इज, तो कौन सी है, ठीक है ना, कौन सी है, साइटोक्रोम A3 है। अभी हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टर्मिनल ऑक्सीडेशन, मतलब कि जो लास्ट वाला ऑक्सीडेशन होता है, द साइटोक्रोम व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, कौन सी ऐसा साइटोक्रोम है जो कि ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। हम हमेशा बोलते हैं ना, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो रहेगा वो आपका ऑक्सीजन होता है। तो A3 जो है, साइटोक्रोम A3 जो होता है टर्मिनल साइटोक्रोम होता है जिसके पास Fe3+, ठीक है ना, Fe3+ एंड कॉपर ये सारे रहता है। देन विथ Fe3+ इट पिक अप इलेक्ट्रॉन एंड थ्रू कॉपर इट पासेस इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीजन, समझ रहे हो ना। तो Fe3+ की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को पिकअप करता है, मतलब खुद ही ले लाता है, एंड कॉपर की वजह से दैट विल ट्रांसपोर्ट टू द ऑक्सीजन, समझ में आया ना। ठीक है, देखिए, तो यदि सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, हाई मॉलिक्यूल्स की जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स 2 है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स 3 है, फिर आपका कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे जो NADH होता है दैट विल वो ट्रांसफ़र होगा किसके थ्रू, कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जो एनर्जी की, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल से वो NADH FADH बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ से यहाँ को, ठीक है ना, यहाँ पे एक साइटोक्रोम रहता है, इसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर साइटोक्रोम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने के टाइम पे H+ कुछ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, H+ पॉजिटिव है, तो ये एक निकल जाता है ना। अच्छा, तो ये अपनी जो इलेक्ट्रॉन है वन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ऐसे ट्रांसपोर्ट कर रही हैं। ये बोल रहा है कि जो फाइनल इलेक्ट्रॉन रहेगा, है ना, अल्टीमेटली, क्योंकि देखिए जैसे आप एक छत के ऊपर हो, स्टेयर केस में डाउन द स्टेयर केस आओगे, ठीक है ना, 1 स्टेप है 1 स्टेप, आपके पास जितना एनर्जी था, आप जब स्टेयर केस में मतलब कि डाउन टू ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर, कोई भी फ्लोर को, या ग्राउंड फ्लोर मान लीजिए आओगे, तो आपके अंदर जो एनर्जी है, मसल कंट्रैक्शन में कुछ ATP खर्चा होगा, तो एनर्जी ग्रेजुअली क्या होता है, लॉस होता है, समझ रहे हो ना। तो इसी प्रकार की पहले इस स्टेप में NADH के पास इतना एनर्जी था, वो ऐसे ऐसे आते आते उनकी एनर्जी जो है ख़त्म होने लगा। वही स्टेप्स जो होता है
वही स्पेसिफिकली क्या होगा ना, फाइनली जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 होता है दैट विल ट्रांसपोर्ट टू द ऑक्सीजन, जो इलेक्ट्रॉन रहा है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेगा। एंड कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, उसके पास Fe इलेक्ट्रॉन कहाँ से लाता है, Fe3+ से। कैसे ट्रांसफर करेगा, कॉपर के मीडियम से, है ना, कॉपर। फिर हम देखेंगे तो ये तो साइटोक्रोम ए कहाँ गया, A3 यहाँ पे है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे। व्हिच स्टेटमेंट कंसर्निंग एटीपी सिंथेसिस इज ट्रू, उनमें से एटीपी सिंथेसिस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, देखिए। एटीपी कैन बी सिंथेसाइज थ्रू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब है कि जब डायरेक्ट एटीपी बनता है, जैसे हमने बात करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान आपके पास 4 एटीपी बनता है, ठीक है ना, 2 प्लेस में बनेगा, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट, तो ये 2 स्पेस में एटीपी यूज हो जाता है। फिर जो है ना पे ऑफ फेज, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज रहता है उसके बाद एटीपी बनता है, तो 4 एटीपी कुल मिला के बनता है। लेकिन जब रहेगा क्या, 2 एटीपी यूज हो जाता है, तो डायरेक्ट एटीपी जहाँ पे बन रहा है, क्योंकि एटीपी बन रहा है एक तो डायरेक्ट एटीपी बन रहा है, दूसरा NADH एंड FADH जो भी बन रहा है दैट विल फॉर्म्स द एटीपी, वहाँ से भी एटीपी बनता है। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी बनता है हम उसको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। फोटो फॉस्फोराइलेशन मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में ये आपकी कहाँ होगा, प्लांट के अंदर होता है। एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो कि केमी ऑस्मोटिक थ्योरी हमने पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होने के बाद जो H+ आयन इकट्ठा होते हैं कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, उसमें इनमें से एक प्रोटोन मोटिव फोर्स जनरेट होता है एंड इलेक्ट्रो केमिकल है ना ग्रेडियंट जनरेट होता है, और H+ आयन जब मूव करेगा तो यहाँ पे उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन दोनों मिलने के बाद जो है एटीपी बनता है। तो ये तीनों स्टेप में, मतलब कि तीनों वे में एटीपी बन रहा है, समझ रहे हो ना। तो ये भी स्टेटमेंट जो है ये सही है। व्हिच स्टेटमेंट, तो ये तीनों प्रोसेस में बनता है, आप याद रखिए। द प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। यस, हमने तो वही चीज़ बात किए थे कि ये है, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है, आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनकी इनर मेम्ब्रेन इस तरीके से फोल्डेड है, ठीक है। अच्छा, फोल्डेड है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर रहता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए उनके कैरियर इस तरीके से होते हैं। ये क्या करेंगे ना, NADH एंड कैरेटो। तो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, H+ आयन जो है इकट्ठा हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। इंटर मेम्ब्रेन, ये तो आउटर मेम्ब्रेन रहा, ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। यहाँ पे H+ आयन इकट्ठा होंगे जब ये जो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कुछ उसके बदले में मैट्रिक्स से, है ना, मैट्रिक्स एरिया मतलब कि इस एरिया से कुछ H+ आयन को ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को भेज देता है। जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, H+ आयन इंक्रीज होने से प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा। मतलब H+ है, प्लस मतलब कि पॉजिटिव साइन है तो प्रोटॉन है ना, माइनस जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन मोटिव फोर्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स जनरेट होगा जो इनर मेम्ब्रेन आप देख रहे हो अक्रॉस द इनर मेम्ब्रेन। तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये भी सही स्टेटमेंट है, उससे कोई है ना। प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज एसेंशियल फॉर बैकफ्लो। तो ये जो प्रोटॉन यहाँ पे जनरेट हुआ, ये क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्स 5th होता है, मतलब कि यहाँ पे एक लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर रहता है, तो ये H+ आयन क्या करेंगे, प्रोटॉन मोटिव फोर्स एसेंशियल बैकफ्लो ऑफ H+ फ्रॉम आउटर चैम्बर ऑफ मैट्रिक्स की आउटर चैम्बर, मतलब है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर चैम्बर नहीं है, मैट्रिक्स तो इस अंदर में है, इसको इनर मेम्ब्रेन घेरी हुई है, तो उससे है ना थ्रू द प्रोटॉन चैनल होता है F0 है ना, F0 है, F0 F1। हम इस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है इनर मेम्ब्रेन की, यहाँ पे इस तरीके से रहता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं F0, इसको बोलते हैं F1। जो लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर में जो ये वाला जो स्टिक वाला पोर्शन है, लेकिन आप उसको F0 बोलते हो। ये 0 सर्कल जैसे स्ट्रक्चर होता है, इसको हम F1 बोलते हैं। ये एक चैनल है,
जो कि प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रोटेशंस होता है, इस वजह से एडीपी प्लस आईपी मिलके एटीपी बनाते हैं। यहाँ पे एडीपी प्लस आईपी मिलके एटीपी बनते हैं, ठीक है। ये वाला हिस्सा जो होता है लॉलीपॉप की जो स्टिक होता है तो स्टिक जैसे स्ट्रक्चर, लेकिन आप बोलोगे F0, तो वही चैनल होता है, ठीक है। ये वही चैनल होता है। H प्लस आयन जो है उसमें मतलब कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से इससे देके आ जाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, तो सारे स्टेटमेंट तो सही है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे 64, क्वेश्चन नंबर 64 क्या दे रखा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो अभी हमने ये क्वेश्चन तक किए थे। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन की डायरेक्ट यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये ग्लाइकोलाइसिस में तो डायरेक्ट नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, which of the following is complex V of electron transport system in inner mitochondrial membrane। याद रखिए जो इंटर मेम्ब्रेन मतलब कि जो ऐसे क्रिस्टे होता है, ठीक है, क्रिस्टे में जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा आपको बात कर देते हैं ऐसे। देखिए, ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है इनर मेम्ब्रेन, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस फोल्डिंग में आपको ऐसे लॉलीपॉप जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे। ये है F1, ये है F1, F0, F1, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है ये 1 है, 2 कुछ इस तरीके से रहता है, 3 इस तरीके से रहता है, 4 यहाँ रहता है, ठीक है। 2 थोड़ा मैट्रिक्स साइट्स में होता है, सक्सिनेट कोइन एंजाइम होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है। कॉम्प्लेक्स 1 की जो नाम होता है NADH डिहाइड्रोजिनेज होता है, ठीक है। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स 1, 2, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फिर थर्ड, फिर फोर्थ होता है। ये F0, F1 पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजोम्स बोलते हैं, एटीपी सिंथेटेज बोलते हैं, एंड इसको ही हम कॉम्प्लेक्स 5 बोलते हैं, ठीक है। F0, F1 पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉन एंड NADH एंड FADH की जो इलेक्ट्रॉन है इस कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 देके ट्रांसपोर्ट होगा। इसके बदले में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन इकट्ठा होंगे। H प्लस आयन जो है F0, ठीक है, F0 चैनल देके बाहर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे ADP प्लस IP मिलके ATP बना लेंगे, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स 5 हम किसको कहते हैं, ATP सिंथेज या F0, F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम्स, ऐसे उसको हम कहते हैं। Which of the following is a 4 कार्बन कंपाउंड। 4 स्किन में किसमें आपको 4 कार्बन कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 कार्बन कंपाउंड उनमें से कौन सी होता है, देखिए। Which of the following ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स, देखिए। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो होता है, देखिए स्पेसिफिकली यदि हम बात करेंगे साइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई थी, इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हैं। साइट्रिक एसिड्स को हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी बोलते हैं। तो उनमें से कितना रहेगा, 6, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, आप उसको बैलेंस कर लोगे कैसे, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH लिखेंगे, यहाँ पे CH2 लिखेंगे, क्योंकि CH2 2 3 4 हो गया, ठीक है ना, कार्बन की बैलेंस है, तो इसलिए 6 है। एंड एसिटिल कोएंजाइम्स A के पास यदि आपने ऐसे बात करोगे, ग्लूकोज के पास से 6 कार्बन था, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हुआ आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड्स मिलेगा, क्योंकि पायरुविक एसिड्स के पास 3 कार्बन होता है। पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम्स A बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, क्योंकि पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम बन रहा था वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन एक स्टेप है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो वहाँ पे एक स्टेप्स होता है। तो इसलिए क्या होगा ना, ये 2 कार्बन है। जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड्स होता है दैट इज द 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, एसिटिल कोएंजाइम्स 2 कार्बन, ये 4 कार्बन है, तो इसलिए मिलके 6 कार्बन। साइट्रिक एसिड जो होता है पहला कंपाउंड है किसकी, आपकी क्रेब्स साइकिल की, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, तो इसलिए ये है ना। वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स दे रखा है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड्स ये कहाँ बन रहा है, और फॉस्फोएनोल पायरुवेट तो आपका 3 कार्बन की होता है, तो ये भी 3 कार्बन के रहेगा, ये 6 कार्बन के होता है, ठीक है।
फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 1,6 फास्फेट। फिर ये जो होता है ना, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक तो होता है धाप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट होता है धाप, और एक फॉस्फेटिक एसिड होता है, मतलब 3 हो जाएंगे। तो ये भी थोड़ा आपको ध्यान देनी है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज इनहिबिटेड बाय, देखिए दो चीज होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए, एक इनहिबिटर होता है, दूसरा होता है अनकपलर। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा क्योंकि ये भी सिलेबस पर है। इनहिबिटर एंड अनकपलर्स क्या होते हैं, देखिए पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे। इनहिबिटर की मतलब जब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमने क्या देखा, हमने देखा कि इस तरीके से आउटर मेम्ब्रेन है, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे F0 F1 ये कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 है। ठीक है, अच्छा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या हो रहा है कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस जैसे हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा रिसीव करेगा NADS से या FADS से। ठीक है, इनहिबिटर का मतलब है कि कोई भी एक केमिकल कंपाउंड यदि कॉम्प्लेक्स, कोई भी कॉम्प्लेक्स 1 हो सकता है, 2 3 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5 मतलब कि F0 F1 पार्टिकल को भी हम कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, उसको ब्लॉक करेगा। जब वो ब्लॉक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो H+ आयन वगैरह वो भी मतलब कि इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठा नहीं होंगे तो ATP नहीं बनेगा। ठीक है, तो और ये चारों कॉम्प्लेक्स तो सही है, लेकिन कॉम्प्लेक्स 5 से कोई रोक रहा है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साथ ही साथ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जब स्टॉप हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं इनहिबिशन। केमिकल कंपाउंड किसकी अफेक्ट कर रहा है, कॉम्प्लेक्सेस को, कॉम्प्लेक्स 1 से 5 तक। लेकिन अनकपलर क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन साथ में होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में H+ आयन इकट्ठा होते हैं, एंड H+ आयन इकट्ठा होने की वजह से F0 F1 पार्टिकल्स जो होता है ATP बना सकता है। H+ आयन जो है इंटरमेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एंट्री होगा, जिस वजह से ATP बनेगा। उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। तो अनकपलर की मतलब होता है कि ऐसा केमिकल सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तो अलाउ कर रहा है, लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करने नहीं देगा। ठीक है, तो उनमें से आ जाता है 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, थर्मोजेनिन जो ब्राउन फैट होते हैं, छोटे बच्चे में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए तो ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं, आपके अनकपलर्स जो होते हैं लिपिड सॉल्युबल होते हैं। जब H+ आयन कॉम्प्लेक्स 5 होते हुए मैट्रिक्सेस को आएगा तो उसकी वजह से ADP+IP मिलके ATP बना लेते हैं। लेकिन थर्मोजेनिन जैसे हमने ब्राउन फैट कहते हैं, छोटे बच्चे अब देखोगे उनके केस में तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रहा है, H+ आयन तो इकट्ठा हो रहे हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स 5 देके मूव नहीं कर पाते हैं। वो ऐसे ही H+ आयन को अलाउ कर लेगा, परमिएबल करके H+ आयन को अलाउ कर लेगा किसमें, मैट्रिसेस के अंदर, जिस वजह से ADP/IP मिलके ATP नहीं बनाता है। जो एनर्जी निकला दैट विल रिलीज फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसलिए आप देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, सर्दियों के मौसम पे आप देखोगे मतलब कि छोटे, मतलब कि न्यू बर्न बेबी में इसकी बात कर रही हूँ, मान लीजिए उनके मामा लोग कुछ उसकी बॉडी में कवर कर लेंगे ब्लैंकेट वगैरह, फिर वो निकाल देते हैं क्योंकि ब्राउन फैट उनके अंदर है, ज़्यादा रहता है। एंड नेचर उसको ऐसे देखिए, पेरेंटल केयर मान लीजिए कुछ किसी भी वजह से पेरेंटल केयर नहीं हो पाया, वो खुद भी जिंदा रह सकता है। ठीक है, हर कोई को पेरेंटल केयर मिलता है ऐसा भी तो जरूर नहीं है। मान लीजिए कोई किसका मदर की डेथ हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, तो स्पेसिफिकली तो ही चीज़ होता है। तो इनहिबिटर का मतलब है कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स को ब्लॉक करेगा, एंड अनकपलर का मतलब है कि एक चीज़ को अलाउ करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशंस को स्टॉप कर लेता है, अनकपल कर लेता है। कपल का मतलब कि दो, जैसे हस्बैंड वाइफ को हम कपल बोलते हैं, दो साथ साथ चलते हैं कपल। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साथ साथ चलता है, तो इसलिए हम उसको कपल्ड कहते हैं, वो अनकपल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इनहिबिटेड बाय, उसको कौन इनहिबिट करेगा, रोटेनॉल, अमाइटोल, एंटीमाइसिन, सियानाइड, एजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये सारे होते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं ऑल अप। आप कैसे याद रखिए, आप राक को याद रखिए। ठीक है, राक को याद रखिए।
इस तरीके से। ये कॉम्प्लेक्स 1 याद रखिए, ये दोनों के लिए कॉम्प्लेक्स 1 होता है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 होता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 होता है, कॉम्प्लेक्स 5 होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 5 होता है। जो रोटेनॉन एंड अमाइटल जो होता है कॉम्प्लेक्स 1, रोटेनॉन एंड अमाइटल जो होता है ये कॉम्प्लेक्स 1 को स्टॉप कर लेगा। ठीक है, एंटीमाइसिन जो होता है कॉम्प्लेक्स 3 को ब्लॉक करेगा, कॉम्प्लेक्स 2 के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, कॉम्प्लेक्स 3 को बंद करेगा, स्टॉप करेगा। फिर उसके बाद ओलिगोमाइसिन याद रखिए, एक ओलिगोमाइसिन नहीं दे रखा है जो कि कॉम्प्लेक्स 5 मतलब कि F0F1 पार्टिकल को स्टॉप कर लेता है। 1, 3, 4, 5 तो जो सियानाइड एंड अजाइड्स वगैरह होते हैं ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्प्लेक्स 4 को स्टॉप कर लेता है। आप राको करके याद रखिए, रोटेनॉन, अमाइटल, एंटीमाइसिन, सियानाइड, अजाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड ओलिगोमाइसिन। उसके साथ साथ एक ओलिगोमाइसिन याद रखिए, ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन जो होता है कॉम्प्लेक्स 5 यानी कि F0F1 पार्टिकल को स्टॉप कर लेता है। ठीक है, अच्छा, तो ये है आपकी चीज़ें। फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे और एक टॉपिक के लिए। सो तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ट्यून।